हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिस्ट पैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स इन न्यूज़ इनिशिएटिव में। आज हम पढ़ने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान ट्रांच 3 के बारे में। इसमें हम लोग ऑपरेशन ग्रीन के बारे में चर्चा करेंगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एपीएमसी एक्ट, ई नाम इनिशिएटिव और बहुत सारी योजनाएं भी जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक फिल्म्स का क्वेश्चन आपको देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू एनहांस फार्म लेवल प्रोडक्टिविटी, मतलब कि खेतों की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या ये स्कीम फोकस करती है। दूसरी बात, क्या केवल टमाटर, प्याज और आलू ही इसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, जल्द आप देखिएगा आराम से इस स्कीम को, ठीक है, और आंसर दीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल है एक, ठीक है, छोटा सा, इंडियन एक्सप्रेस का। देखिएगा आप इसको, इसकी हेडिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकस एरियाज़ की बात करते हैं कि किधर एक स्कीम फोकस करती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करेगी, फूड प्रोसेसिंग पे फोकस करेगी और फिशरीज़ डेवलपमेंट पे फोकस करेगी। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे फोकस कर रही है पूरी ट्रांच 3 हमारी जो आई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, ऑपरेशन ग्रीन का एक्सटेंशन कर दिया गया है। इस ट्रांच की स्पीच के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने ऑपरेशन ग्रीन को एक्सटेंड कर दिया है। तो क्या है ऑपरेशन ग्रीन, तो हम लोग अगली साइड में समझेंगे, लेकिन थोड़ी सी कहानी एक्सटेंशन के बारे में जान लेते हैं कि इसको रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। नाम से जाहिर हो रहा है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और यूपीएससी यहाँ पे जो है लपेट लेगा आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ये इस स्कीम को चलाता है। पहली बात तो जान ली, सबसे बड़ी बात सबसे पहले लिख दिया मैंने। दूसरी बात, इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है टीओपी से सभी पे। टीओपी मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे। ठीक है, कहानी बहुत लंबी है, आगे देखते हैं अब है क्या ऑपरेशन ग्रीन। तो चिड़िया एक ऐसी है ये कि जिसमें सरप्लस प्रोडक्शन जो है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, अधिशेष उत्पादन जो है, उसको हम लोग ले जाते हैं प्रोड्यूसिंग एरिया से, मतलब कि जहाँ पे उत्पादित हुआ है, जाहिर सी बात है वहीं पे ज़्यादा होगा। ठीक है, वहाँ से ले जाते हैं कहाँ पे? कंजम्पशन सेंटर्स पे, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा उपभोग की आवश्यकता है उनकी। जैसे मान लीजिए कि हाँ, हरियाणा में गेहूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे गेहूँ की खपत ही नहीं है, इतनी गाय है कि आदमी दूध पी के सो जा रहा है। तो हरियाणा का सारा गेहूँ कहाँ ले जाया जाएगा? मुंबई में, जहाँ पे लोगों के पास गेहूँ है ही नहीं खाने के लिए। ठीक है, हालांकि गेहूँ नहीं खाते, आटा खाया जाता है, आटा भी नहीं खाया जाता, रोटी खाई जाती है भैया, लेकिन जो है वहाँ से वहाँ ले जाना ही ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कैसे ले जाएंगे और कब ले जाएंगे, पहले चर्चा करते हैं। तो कब ले जाएंगे? 3 कंडीशन होंगी तब ले जाएंगे हम लोग। ऐसा काम करेंगे यहाँ से वहाँ। कब ले जाएंगे? पहला, प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल का दाम है इन तीनों का, तीनों वेजिटेबल ही हैं, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो वेजिटेबल्स का जो दाम है वो पिछले 3 साल के एवरेज मार्केट प्राइस से कम हो। मतलब जैसे मान लीजिए आलू जो है पिछले 3 साल में एवरेज बिका है 25 रुपये किलो, और इस साल अगर वो बिक रहा है 23 रुपये किलो में, तब सरकार क्या करती है? तब सरकार सहारा लेगी ऑपरेशन ग्रीन का, और आलू उत्तर प्रदेश से ले जाकर कहाँ बेचेगी? बेंगलोर में बेचेगी, जहाँ पे आलू का उत्पादन मान लीजिए नहीं होता है तो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्रोडक्शन के सेंटर से, वहाँ से आलू उठाया जाएगा और उसको ले जाया जाएगा कहाँ पे? कंजम्पशन सेंटर्स पे, जब 3 साल से कम प्राइस हो। दूसरी बात, प्राइस इज़ ग्रेटर देन, मतलब ये कम क्यों है? मतलब कि उत्तर प्रदेश में अगर कम होगा तब ले जाया जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यूपी में अगर आलू सस्ता बिक रहा है तो बेचारे जो है किसान लोग हैं वो तो आत्महत्या करने लग जाएंगे। उनको जो अगर 2 रुपये किलो आलू बेचने से अच्छा है कि जो है वो आलू फेंक दें। ठीक है, तो इस कंडीशन में। दूसरी बात, प्राइस इज़ 50% ग्रेटर देन एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे 3 साल की बात नहीं की गई है, जस्ट प्रीवियस ईयर की बात की गई है। मतलब बेंगलोर में मान लो ऐसा सिस्टम है कि आलू इतना कम उत्पादित हुआ है कि पिछले साल जो आलू का प्राइस था, मान लीजिए 25 रुपये पर किलो, तो उससे 50% ज़्यादा बिक रहा है। मतलब कि 25 का 50%, 12.5%, मतलब 37.5 रुपया, 37.5 रुपये प्रति किलो से अगर ज़्यादा का आलू बिक रहा है बेंगलोर में, तो भी हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशन ग्रीन का सहारा लेकर के यूपी से आलू ले जा करके बेंगलोर में बेचेंगे। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। दूसरी बात, तीसरी बात, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बेंचमार्क फिक्स किया हुआ है। ठीक है, कोई बेंचमार्क दिया हुआ है कि भैया इससे नीचे आलू का प्राइस अगर जाएगा तो हम उसको मानेंगे कि वो कम प्राइस में बिक रहा है। अगर उससे भी नीचे प्राइस चला जाता है, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित बेंचमार्क है, अगर उससे नीचे प्राइस है, तब भी हम ऑपरेशन ग्रीन का सहारा लेकर के एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएंगे। ठीक है, आलू, प्याज और टमाटर तीनों को। ठीक है, इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है अब किसको लेकर के? सारी वेजिटेबल्स के लिए। सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स भी अब ऑपरेशन ग्रीन में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी बात हुई है इस टाइम कोविड-19 के दौरान, क्योंकि कोविड-19 में क्या हुआ है, कहीं कहीं किसान खेती कर ही नहीं पा रहे हैं, मज़दूरों की कमी की वजह से, बहुत सारी कमियों की वजह से। तो अब वहाँ पे जहाँ खेती नहीं कर पा रहे हैं वो कंजम्पशन सेंटर तो होगा ही, क्योंकि अभी तक तो लोग वहाँ खाते ही होंगे, भूखे तो रहते नहीं होंगे। तो अब वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है, तो कंजम्पशन सेंटर होते हुए भी वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जहाँ पे प्रोडक्शन हो पा रहा है वहाँ से उठाएंगे क्या? यही सेब, संतरा, आलू, टमाटर, प्याज, और कहाँ पे जाके बेचेंगे? जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कदम उठाया गया, इसका उद्देश्य जरूर समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ई नाम प्लेटफॉर्म क्या है?
ई नाम प्लेटफॉर्म और एपीएमसी को ज्वाइन करके इस ऑपरेशन ग्रीन को जो है फोकस किया जाएगा। ई नाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, अब छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे आते हैं, शक्तिमान वाली। देखिए, अब दो बातें यहाँ पे आई हैं आपके सामने, ई नाम और एपीएमसी, तो दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इसी दौरान, ठीक है। बाकी इस पे अलग वीडियो जब बनाएंगे तो बहुत विस्तार से बताएंगे, बहुत खतरनाक तरीके से बताएंगे, ठीक है। एपीएमसी देखिए क्या होता है। एपीएमसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, क्योंकि एपीएमसी एक्ट के तहत बनी थी, ठीक है, तो जाहिर सी बात स्टैट्यूटरी होगी, सांविधिक निकाय होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसको बनाता कौन है एपीएमसी? कॉन्स्टिट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट। एपीएमसी एक मंडी टाइप की होती है, ठीक है, एक कमिटी जो है ये मंडियाँ बनाती है, एपीएमसी मंडी इसको बोला जाता है। इस मंडी में ही कोई किसान जा करके अपना उत्पाद बेच सकता है। ऐसा क्यों किया गया था? ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई? कहानी स्टार्ट यहाँ से हुई कि मान लो कोई चुन्नीलाल नाम का किसान है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा प्राइवेट जो है मॉल का मालिक जो है वो अपने यहाँ सब्जियाँ बेचना चाहता है। वो चुन्नीलाल के पास जाएगा और बहुत सस्ती सब्जी खरीद लेगा, और चुन्नीलाल को पता ही नहीं लगने देगा कि सब्जी का अच्छा दाम भी वहाँ पे बगल में मिल रहा है, ठीक है, कहीं दूर पे मिल रहा है। तो इस दौरान ये सरकार ने नियम बना दिया 2003 में एपीएमसी एक्ट ला करके कि अब कोई भी किसान जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को या फिर किसी मीडिएटर को बीच में अपना जो है उत्पाद नहीं बेच सकता है, ठीक है। तो अब एपीएमसी मंडी में ही प्राइवेट प्लेयर भी जाएगा, ठीक है, माल का मालिक भी जाएगा, और एपीएमसी मंडी में ही किसान भी जाएगा, और वहाँ पे एक नीलामी होगी, ऑक्शन होगा। तो ऑक्शन के थ्रू उसकी जो उत्पाद है उसका दाम लगेगा, और जब बहुत सारे लोग ऑक्शन लगा रहे होंगे जाहिर सी बात है उसको अच्छा दाम मिलेगा, ठीक है। अगर एक ही आदमी जा करके, मुकेश अंबानी अगर चुन्नीलाल से खरीदने जाएंगे अपने जियो स्टोर्स में बेचने के लिए संतरा, तो बहुत कम दाम पे खरीद के आएंगे। लेकिन अगर मुकेश अंबानी के साथ साथ टाटा भी बैठे होंगे तो दोनों लोग ऑक्शन लगा करके उसके प्राइस को बढ़ा देंगे, तो फ़ायदा इसमें ओवरऑल किसका होगा? चुन्नीलाल का। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फॉर ट्रेडिंग हमने बता ही दिया कि जो है कुछ स्पेशल एग्रीकल्चर और लिव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें इसका ट्रेड होता है, ठीक है। एपीएमसी में उन्हीं का ट्रेड होगा, ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार होगा, ठीक है। दूसरी बात, एपीएमसी एक्ट के तहत स्थापित किया गया, अभी मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ई नाम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ई नाम क्या है? ई नाम एक ऐसा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा इंडिया में कहीं भी किसान हो उसको इंडिया में कहीं पर भी अपने जो है उत्पाद का दाम और उसको बेचने की क्या संभावना है, पोटेंशियल है, उसका जानकारी मिल सकती है उसको, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो है उत्पाद मेरा कितने में बिकेगा वो उसको जानकारी मिल सकती है, और पूरे ओवरऑल इंडिया में क्या चीज़ किसका प्राइस चल रहा है ये भी उसको जानकारी मिल सकती है। तो इससे क्या है कि चुन्नीलाल कभी भी अंबानी को अपना संतरा नहीं बेचेगा अगर उसको पता चल गया कि ई नाम में भैया थोड़ी दूर पर इतना में बिक रहा है सामान, ठीक है। ये फ़ायदा है इनाम का, ठीक है। तो इनाम के बारे में थोड़ी टुकड़े टुकड़े करके समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। बिडिंग होती है इस पे भी बिडिंग होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है, जैसे आप लोग एपीएमसी मंडी में डायरेक्ट जाएंगे, मतलब कि इंसान है तो अपनी बॉडी लेकर के जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब इंसान ही हैं जो वीडियो सुन रहे हैं, ठीक। और अगर आप जो इलेक्ट्रॉनिक नाम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की, तो वहाँ पे आप खुद नहीं जाएंगे, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के सहारा ही अपने एग्रीकल्चर कमोडिटी की बिडिंग करवा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, सोचो। ज्वाइन द एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज़, ठीक है। एपीएमसी मंडीज़ को ज्वाइन कर दिया गया है ई नाम प्लेटफॉर्म के द्वारा। सारी एपीएमसी मंडी में जहाँ जहाँ जितने में उसका लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, उन सबको बेचने के लिए वो आदमी तैयार हो जाएगा, किसान तैयार हो जाएगा, ठीक है। टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट, जाहिर सी बात है, यूनिफाइड मतलब कि एक, ठीक है, एकता वाली नेशनल मार्केट तैयार हो गई है इसके द्वारा, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अमेंडिंग ईसीए को अमेंड कर दिया गया है, ठीक है, बहुत बड़ी बात की गई है। ईसीए को अमेंड करने पर सरकार ने जो है प्रस्ताव उसका रख दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी ने इस ईसीए है क्या? ईसीए है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसमें अमेंडमेंट खाली एक किया गया है, लेकिन हम लोग जानेंगे पूरे ईसीए के बारे में, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या किया गया पहले समझ लीजिए। स्टॉक लिमिट विल बी इम्पोज्ड अंडर वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। मतलब कि जो स्टॉक की लिमिट है, स्टॉक मतलब होता है जितना चीज़ आप अपने यहाँ स्टोरेज करके रख सकते हैं, उसकी लिमिट को, कि मान लीजिए अगर सरकार ने लिमिट लगा रखा है कि आप 1000 टन से ज़्यादा आलू स्टोर नहीं करेंगे, तो ये लिमिट लगाने की जो प्रोसेस है बहुत कम एक्सेप्शनल केस में ही इम्पोज की जाएगी, ऐसा सरकार ने कह दिया है, ठीक है। तो अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा बुद्धि में, क्योंकि अब समझ में आएगा। कहानी ईसीए की जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी ईसीए 1955 की देखते हैं। 1955 में एक्ट आया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये लाया किस लिए गया था? ये लाया गया था कि जो है जब 1939 से वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया था, उस दौरान खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी हो रही थी, ठीक है। तो जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसे आलू प्याज और टाइप की चीज़ें, ठीक है, तो उन सब के स्टोरेज पे पाबंदी लगा दी गई थी। सरकार ने कहा कि अगर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स सिर्फ काला बाजारी करने के चक्कर में आप बहुत सारा आलू प्याज इकट्ठा कर लोगे अपने यहाँ, तो मार्केट में दाम बढ़ जाएगा। तो आप कुछ चीज़ों को अगर स्टोर करते हो जो एसेंशियल कमोडिटी बोली जाती हैं, तो आपको आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है।
तो आपराधिक अपराध घोषित कर दिया गया इसको, स्टोरेज को, ठीक है। स्टोरेज नाम से नहीं किया गया, उसको कहा गया होर्डिंग, ठीक है। अभी हम लोग आगे स्लाइड में समझेंगे उसको, ठीक है। ये तो कहानी हो गई ईसीए की। अगली बात का ईसीए में इस दौरान क्या होने लगा, 1960 के बाद इंडिया में इसको हटाया क्यों नहीं गया? अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि 1955 में चलो था तो था, उसके बाद हटाया क्यों नहीं गया? हटाया इसलिए नहीं गया क्योंकि 1960 में लगातार 3-4 अकाल पड़ गए थे इंडिया में, 1960 से 65 के बीच में, ठीक है। तो उस दौरान होर्डिंग की फिर से दिक्कत आने लग गई थी, मतलब लोग बहुत सारा सामान जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो है और जो है कालाबाजारी करने लग गए थे, ठीक है। तो इसलिए इस एक्ट को नहीं हटाया गया ताकि कालाबाजारी ना हो सके। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आप बहुत ज़्यादा जो है सामान अपने यहाँ छुपा के नहीं रख सकते हो, स्टोरेज करके रख ही नहीं सकते हो, अगर आप एक ट्रेड बिजनेसमैन हो, ठीक है, ट्रेडर या बिजनेसमैन हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। होता क्या है इसमें कि प्राइवेट सेक्टर, अब क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अब स्टोरेज में ज़्यादा पैसा ही नहीं लगाना चाह रहा है। उसको पता है कि अगर हम पैसा ज़्यादा लगाएंगे स्टोरेज में, अच्छी स्टोरेज सुविधा कर देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे स्टोरेज करने के लिए, अच्छे अच्छे जो है वो जो होते हैं, क्या नाम है, गोडाउन्स टाइप के, वो बना देंगे, तो हम किस में आ जाएंगे? हम आपराधिक श्रेणी में आ जाएंगे, हम ईसीए के अंतर्गत दबोच लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट की कमी देखी गई है स्टोरेज के क्षेत्र में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कभी भी स्टोरेज करना ही नहीं चाहता, स्टोरेज में पैसा ही नहीं लगाना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होर्डिंग वर्सेज स्टोरेज। होर्डिंग क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है? देखो, स्टोरेज को सरकार ने नहीं मना किया है, आप स्टोरेज कर सकते हो, क्योंकि स्टोरेज सरकार कहती है कि स्टोरेज जो है हमेशा सीमा में किया जाता है और किसी भी गलत इंटेंशन से नहीं किया जाता है, ठीक है। और होर्डिंग क्या है? होर्डिंग भी एक टाइप का ऐसा स्टोरेज है जो गलत इंटेंशन से किया जाता है। किस इंटेंशन से? इस इंटेंशन से कि भविष्य में जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब हमें माल निकालेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, अब हुआ क्या, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आने की वजह से आप होर्डिंग कर नहीं सकते हो। अब होर्डिंग नहीं कर सकते हो, और होर्डिंग और स्टोरेज में सरकार ने नियत का सिर्फ फ़र्क बताया, तो नियत तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स स्टोरेज करने के से भी पीछे हटने लगे। तो जब स्टोरेज आप करेंगे नहीं, तो जब गेहूँ ज़्यादा उत्पादित हो गया है तो आप क्या करेंगे? बहा देंगे नाली में, ठीक है। तो इससे वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होने लग गया। तो इस वजह से सरकार ने ईसीए को अमेंड किया है कि अब कम से कम वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स तो ना हो, ठीक है। अगर वेस्टेज होने लगेगा तो ईसीए का महत्व ही खत्म हो गया। इसलिए सरकार ने नियम में लगाया है कि अब स्टॉक लिमिट जो है कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हो, ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस में ही अप्लाई की जाएगी, ठीक है। बहुत खतरनाक स्थिति के दौरान ही इस में जो है स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक और छोटी सी स्कीम आई है, एमएफई को फॉर्मलाइज करने की स्कीम है। एमएफई समझते हैं आप लोग? माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, जिसमें मान लीजिए कद्दू से स्लाइस बनाने वाली, या फिर जो है आलू से चिप्स बनाने वाली छोटी छोटी एकदम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, छोटे मोटे जो नहीं होते हैं। अरे एक तो लेज़ है, बहुत बड़ी कंपनी है, वैसे छोटे छोटे महेश मटर टाइप की जो चीज़ें आती हैं, है ना, तो उनको बोला जाता है माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। तो उसको फॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। इस टाइम सरकार ने एक डाटा निकाला था, उस दौरान ये पता चला था कि इंडिया में 96% जो है फूड एंटरप्राइजेस जो है, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, वो फॉर्मलाइज है ही नहीं, वो इनफॉर्मल है, उनका कहीं डाटा ही नहीं है, ठीक है, अच्छा तरीके से। तो क्या किया जा रहा है, सरकार ने फंड बनाए हैं इसके लिए, इनको फॉर्मलाइज़ करने के लिए। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी ये, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में सारा पैसा सेंटर नहीं लगाती है, ठीक है। सेक्टर स्कीम में सारा पैसा सरकार लगाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60-40 का खेल रहेगा इसमें। 60 जो है खर्चा सेंटर करेगा, 40 जो है वो स्टेट करेंगे। 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। दूसरी बात, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए इसी स्कीम में फॉर्मलाइजेशन में एक और काम किया गया है कि आपको 35% की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी को आपको अच्छे से समझना है तो मेरा आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने समझाया है इसको, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत समझाया है, ठीक है। होता क्या है कि आप अगर मान लीजिए किसी ने 20 लाख रुपए लोन लिया, ठीक है, तो 20 लाख रुपए का अगर आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उस 20 लाख के प्रोजेक्ट में कोई किसी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस ने 20 लाख का प्रोजेक्ट अपना बनाया, उसमें से 35% हिस्सा जो है, मतलब 20 लाख का 35% कितना हुआ, गणित वाले समझ लेंगे, ठीक है। उतने पे आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलेगी, मतलब उतने हिस्से पे आपको ब्याज में छूट मिलेगी। ओके, ये होती है क्रेडिट लिंक सब्सिडी, कि आपका टोटल लोन के कुछ हिस्से पे आपको सब्सिडी दी जाए, ठीक है। तो 35% का जो है खेल किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीड कैपिटल दिया जाएगा एसएचजीज को, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, उनके मेंबर्स जो हैं, अगर वो मेंबर्स कुछ नया काम करना चाहते हैं, ठीक है, मेंबर्स अपने आप शक्तिमान बनना चाहते हैं, तो अब उनको माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस खोलने के लिए आपको 4-4 लाख रुपए हर एसएचजी को दे दिया गया है कि आप इन 4 लाख रुपए में से उन जो है लोगों को पैसा दे सकते हैं ताकि वो लोग अपना काम स्टार्ट कर सके। यहाँ पे सीड कैपिटल का मतलब बीजे से नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, बीज से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है सीड, मतलब कोई बीज बोना इंडस्ट्री के अंतर्गत, मतलब कि एक नया इंटरप्राइजेस स्टार्ट करना, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो एक बड़ा काम हुआ है, ठीक है। मेंस में बहुत कायदे से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। आगे बढ़ते हैं।
5 साल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को, ठीक है, 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक की, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कौन देखेगा, सेंटर पे कौन देखेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, इंटर एम्पावर्ड कमेटी देखेगी, ठीक है, IMEC जो है वो देखेगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर होगा, मंत्री होगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का, उसके चेयरमैनशिप के अंडर में IMCEC जो है इसको देखेगी, ठीक है। प्रीलिम्स में बहुत कायदे से सवाल बन सकता है इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, स्टेट लेवल पे कौन देखेगा, चीफ सेक्रेटरी जो होगा, मुख्य सचिव, वो देखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की गई काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर सेक्टर में और लाइट सेक्टर्स में क्या क्या किया गया है। फाइनेंशिंग 1 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाएगा फार्म गेट पे। मतलब कि जैसे खेत का दरवाज़ा है तो खेत के दरवाजे पे कुछ ऐसा बहुत तगड़ा हो कि आदमी को जो है वो वेस्ट ना हो, उसका फूड जो प्रोड्यूस्ड फूड है, ठीक है, फार्म प्रोड्यूस जो वेस्ट ना हो, ठीक है, वो सीधे पहुंच जाए बिकने के लिए। फाइनेंस कौन करेगा, नाबार्ड फाइनेंस करेगा। जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, कहीं सवाल बनने वाला नहीं है इसके ऊपर, खाली मेंस में लिखने को आ सकता है, ठीक है, पीसेस में बन भी सकता है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट की गई है। कितने रुपए की योजना है, 20,000 करोड़ की योजना है। किस पे फोकस करेगी, मरीन और इनलैंड दोनों फिशरीज़ पे, मतलब कि समुद्री वाली फिशरीज़ पे भी और अंतर जो है जलीय जो होती है, ठीक है, मतलब तालाब वाला वाली, इसको भी फोकस करेगी, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा किस पे अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सिर्फ और सिर्फ मरीन पर फोकस करती है तो उस कथन ये गलत होगा, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अलेसिट्री कहानी में एक और कहानी, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, ठीक है, इसमें 15,000 करोड़ डाला जाएगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री आप जानते हैं, पशुपालन, पशु किस लिए पाले जाते हैं, या तो मांस खाने के लिए या तो दूध निकालने के लिए, ठीक है। तो 15,000 करोड़ किसके लिए दिया जाएगा, डेयरी इंडस्ट्री को दिया जाएगा, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन्हेंस किया जा सके, मतलब कुछ अंबानी टाइप के लोग भी आके दूध निकालें, ठीक है। और एक और कहानी, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को स्थापित किया जाएगा ताकि जो है 10 लाख हेक्टेयर पे हर्बल कल्टीवेशन की जा सके आने वाले 2 सालों में, ठीक है। मतलब कि 10 लाख हेक्टेयर पे हर्बल कल्टीवेशन, मतलब कि हर्ब्स आयुर्वेद टाइप की जो है हमको पौधे लगाने हैं, ठीक है। इस बोर्ड का ये काम होगा, ठीक, इस बोर्ड की स्थापना कर दी गई है, ओके। और 4,000 करोड़ की योजना है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी और यहीं पे आपको लेक्चर समाप्त करता हूँ। बहुत टाइम भी हो गया, लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन पूरा आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।